चलो भैया, तो ए प्लीज तो 900 आएंगे ना, चलो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखिए भैया, ठीक है भैया, देखिए भैया बात करते हैं, ठीक है, न्यूक्लियाई। ये मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था आज से 10 दिन पहले, ठीक है भैया, तो काफी कुछ बीच में रुकावटें आती रही, ठीक है भैया, कभी किसी का पेपर, कभी किसी का पेपर, कभी कोई एब्सेंस, कभी कोई एब्सेंस, ठीक है भैया। तो मैं आज उस सारे चैप्टर को, पूरे न्यूक्लियाई चैप्टर को एक बार रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है भैया। ध्यान दीजिएगा, सारे चैप्टर को, सारी चीजों को एक बार में ही रिवाइज करा दूंगा, ठीक है, आपको अच्छा फील होगा, ठीक है। चलो भैया स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक, एक बार टॉपिक है ना, खोल लिया, पहला टॉपिक बोल, एटॉमिक मास। तू क्या बोल रहा है? ठीक है, देखिए एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है भैया। एटॉमिक मास यूनिट होगा शायद, एटॉमिक मास नंबर है या एटॉमिक मास है? अच्छा एटॉमिक मास हो गया, ठीक है भैया, ठीक है भैया। तो एटॉमिक मास क्या होता है भैया? एटम के जो कुल मास होता है, एटम के न्यूक्लियस का कुल मास क्या कहलाता है भैया? एटॉमिक मास कहलाता है, एटॉमिक मास कहलाता है। एसआई यूनिट क्या होती है भैया? किलोग्राम ही होती है, ठीक है भैया। आगे बोलो। न्यूक्लियस क्या होती है भैया? न्यूक्लियस क्या होता है? एटम का जो कोर पार्ट होता है, जहां पर पूरे एटम का पूरा मास लगभग क्या होता है भैया? वहीं पे लाई करता है, जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों एक साथ न्यूक्लियर फोर्स की वजह से एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियस कहते हैं। आगे बोलो। न्यूक्लियस क्या होते हैं भैया? न्यूक्लियस के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिससे न्यूक्लियस बनी होती है। कोई भी न्यूक्लियस बनती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सहयोग से। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ही हम क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियन। क्या कहते हैं भैया? द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पार्ट को हम क्या कहते हैं भैया? न्यूक्लियन, जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही होते हैं। एटॉमिक नंबर। न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? न्यूक्लियस के अंदर देखिए भैया, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का नंबर सेम होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है भैया? एटम में बदल सकती है, एटम में बदल सकती है। एटम में बढ़ा भी सकते हैं और एटम में घटा भी सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन को ना तो हम घटा सकते हैं ना ही बढ़ा सकते हैं। उसकी वैल्यू क्या होती है भैया? किसी भी एटम में हमेशा फिक्स रहती है। इसीलिए जब भी हम एटॉमिक नंबर की बात करेंगे तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर जो होता है वो प्रोटॉन के नंबर के क्या होता है भैया? बराबर होता है। आगे बोलो। आइसोटोप्स क्या होते हैं भैया? ये भैया आइसोटोप्स ऐसे एटम जिनके पास प्रोटॉन की संख्या क्या हो भैया? सेम। प्रोटॉन का नंबर क्या हो भैया? सेम हो, लेकिन उनके पास एटॉमिक मास नंबर, उनके पास एटॉमिक मास नंबर क्या हो भैया? डिफरेंट हो। ऐसे एटम जिनके पास प्रोटॉन क्या हो भैया? सेम हो, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या हो भैया? उनका अलग अलग हो। बता ऐसे कौन से एटम है सुजल? ऐसे कौन से एटम है जिनका एटॉमिक मास अलग अलग है लेकिन प्रोटॉन क्या है? दोनों के अंदर सेम है। बोल, मैं बता देता हूँ। एक मिनट उधर जाके बताओ ना। आप तूने हाइड्रोजन का नाम सुना है? हाइड्रोजन का ड्यूट्रियम नाम सुना है? ड्यूट्रियम देख, मैं ताकत लाऊंगा ज्यादा। अरे भैया टूट जाएगा तो फिर बैठ गया खुद ही। कैसे बैठ लोता हूँ लिखाई नहीं, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे एटम जिनके पास एटॉमिक मास नंबर क्या हो भैया? डिफरेंट हो, ठीक है भैया। ऐसे एटम जिनका, ठीक है भैया, एटॉमिक मास डिफरेंट हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या भैया? सेम हो। एग्जांपल के तौर पर क्या भैया आपका? H11, H12, H13, ठीक है भैया। ये तीनों ही क्या है भैया? हाइड्रोजन है, लेकिन इन तीनों का ही एटॉमिक मास क्या है भैया? इसका एक, इसका दो, इसका तीन। एटॉमिक मास नंबर क्या है भैया? अलग अलग है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या? तीनों का सेम है। यहां से ही हो गया। ऑक्सीजन सुना? 6, ऑक्सीजन का 8, 16 और ऑक्सीजन का 8, 18 भी होता है, ठीक है। ये दोनों का भी लिखिए, एटॉमिक नंबर क्या है भैया? सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या है भैया? अलग अलग है। कार्बन 6, 12, कार्बन 6, 14, एटॉमिक नंबर क्या है भैया? सेम है, लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या है भैया? अलग अलग है। ये चारों, ये तीनों एग्जांपल किसके भैया? आइसोटोप्स के। किसके भैया? आइसोटोप्स। आगे बोल, आइसो बात।
मुझे और इतना ही पता है, ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती मुझे। ठीक है भैया, अगला बोलो भाई। आइसोबार। आइसोबार क्या होता है भैया? जिनके अंदर एटॉमिक मास नंबर क्या भैया? सेम है। एटॉमिक मास नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर क्या भैया? अलग अलग हो। ऐसे एटम जिनके अंदर एटॉमिक मास नंबर का मीनिंग क्या हो गया संतोष इधर? एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक मास नंबर का मतलब क्या होता है? मैंने कहा था ऑनलाइन मारूंगा ना। अच्छा बता क्या होता है एटॉमिक मास का नंबर? एटॉमिक, अच्छा ये क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ओ इलेक्ट्रॉनिक नंबर ऑफ, अबे मार कहाँ मारा? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की न्यूक्लियस के अंदर जो कुल संख्या होती है, उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एटॉमिक मास नंबर। क्या मास नंबर मतलब कितने मास है? मास की वैल्यू नहीं बता रहा, मास कितने। जैसे इस क्लास में क्या भैया, जितने भी हैं इन सबको गिन कर क्या हो गया भैया? सब न्यूक्लियन है, कोई प्रोटॉन कोई न्यूट्रॉन है, तो इनका नंबर 1 2 3 4 5, ये कहते हैं एटॉमिक मास नंबर। कितने मास है उसके अंदर? ये भैया एक प्रोटॉन को एक मास नंबर दे रहा हूं, दूसरे न्यूट्रॉन को दूसरा मास नंबर दे रहा हूं, तो इसलिए समझ गया भैया? तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की कुल संख्या एटॉमिक मास नंबर से दर्शाई जाती है, जिसको ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एटॉमिक नंबर को जेड से, प्रोटॉन के वैल्यू से दिखाई जाती है। समझ गया भैया? प्रोटॉन के नंबर से, समझ गया? अब जा आ जा तू, आ गई आजा, ठीक है? अरे रुक जा बेटा, अभी सबको मिल जाएगा। ठीक है भैया, अगला बोल रहे। हाँ, इसके एग्जांपल देख लीजिए। आइसोबार के एग्जांपल क्या होगा भैया आपका? कार्बन 20-40, ठीक है, आर्गन 18-40, ठीक है भैया, आर्गन 18-40, ठीक है भैया। ये दोनों क्या है? आइसोटोन है। क्या है? अभी बोला ना आइसोबार। जा बैठ जा, आइसोबार है, ठीक है। आ जाओ यादव जी, आ जाओ, जल्दी आओ, ठीक है भैया। अब आगे बढ़ते हैं। आइसोटोन, हाँ आयन भी चलेगा, आयन भी चलेगा यहाँ पर, ठीक है भैया, आयन भी चलेगा, ठीक है। चलो भैया देखिए, तो हम बात करें भैया आइसोटोन ऐसे एटम्स होते हैं जिनके अंदर न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है भैया? सेम होती है, उन्हें आइसोटोन कहते हैं। न्यूट्रॉन सेम है, एग्जांपल बता दे। आज इधर आ जा शिव, हाँ आ जा, इसका नहीं तू बैठे आजा, तू आजा। आइसोटोन किसका कहते हैं बेटा? जल्दी आजा, जल्दी आ। आइसोटोन किसे कहते हैं? न्यूट्रॉन का नंबर 60 है, न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है। इतना बड़ा हो गया, मेरे से 4 इंच लंबा होगा कम से कम, लेकिन पढ़ाई लिखाई कुछ है ही नहीं है। रोज इसके घर से यही बोलते हैं कि मारो उसको, चल बैठ, चल जा, ठीक है। देखिए भैया एग्जांपल, देखिए भैया बहुत आसान है। H13 क्या भैया? ट्रिटियम है। क्या भैया? ट्रिटियम। इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है? प्रोटॉन कितना है? 2। मैं प्रोटॉन बोल रहा हूं ना। प्रोटॉन कितना है भैया? 1 है। और न्यूट्रॉन कितना हो भैया? तो 3 - 1 क्या होगा भैया? मतलब 2 न्यूट्रॉन है इसके पास। इसके पास कितने न्यूट्रॉन है? ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन है। अच्छा भैया देखिए, हीलियम He24, इसके पास कितने प्रोटॉन है? 2। और कितने न्यूट्रॉन होंगे? देखिए ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होता है। कितने प्रोटॉन कितने न्यूट्रॉन, दोनों का सम क्या देगा भैया? एटॉमिक मास नंबर। और ये क्या भैया? केवल प्रोटॉन को बताएगा। किसको बताएगा भैया? अगर प्रोटॉन कितने हैं? 2 है, तो न्यूट्रॉन कितने होंगे भैया? 2 ही होंगे, क्योंकि 2 तो इसमें प्रोटॉन होंगे, 4 कुल है ये, तो 2 4 - 2 इधर कर दोगे तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी? 2 हो जाएगी, ठीक है भैया। तो हीलियम 24 और हाइड्रोजन 13, ये दोनों एक दूसरे क्या भैया? आइसोटोन है। क्या है भैया? आइसोटोन। ऐसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम भी होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम ऐसे एटम जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है, लेकिन वो एटम नहीं होते, वो आयंस होते हैं। क्या होते हैं भैया? आयंस ही ऐसे होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है भैया? सेम होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है भैया? एग्जांपल दे, तू बता। आइसो इलेक्ट्रॉन,
आजा। धीरे मारा है इसको। ठीक है भैया, एग्जाम्पल में बहुत आसान एग्जाम्पल है भैया, आपको पता है लिथियम प्लस। लिथियम प्लस क्या, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन करण राजा, करण नहीं राजा, आजा अपने आप, अपने आप आजा, आजा। ठीक है भैया, हीलियम 2, हीलियम देखिए भैया 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम के पास, और लिथियम प्लस के पास भी क्या भैया 2 इलेक्ट्रॉन है। फोन क्यों चलाते हैं, आजा क्वेश्चन पूछूंगा तब मारूंगा। ठीक है भैया, बहुत सारे हो सकते हैं इसके, आइसो इलेक्ट्रॉन के बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे आगे बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है भैया, देखिए भैया सबसे मेन टॉपिक है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आपको पता है भैया जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक मास नंबर मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, इसका मतलब एटॉमिक मास नंबर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो वैसे वैसे क्या होगा, उसका वॉल्यूम कम होगा, कम होगा नहीं होगा, मैंने क्या बोला? तो गर्दन क्यों ला रहा है, गर्दन ले ले, अभी नहीं मार रहा, अभी रुक जा। ठीक है, तो भैया जैसे जैसे आपका ए बढ़ेगा, एटॉमिक मास नंबर बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम क्या होगा भैया, 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या, आर क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। आर क्या भैया, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की रेडियस है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, और ये एटॉमिक नंबर है, क्या भैया, एटॉमिक मास नंबर है। ये बढ़ेगा, जाहिर सी बात है भैया, जब न्यूक्लियस में ज्यादा न्यूक्लियन होंगे तो उसका वॉल्यूम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, तो अब देखिए भैया, हम जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन यूज करते हैं तो प्रोपोर्शनैलिटी और कांस्टेंट दोनों एक साथ यूज नहीं कर सकते, तो आर क्यूब इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, ए हो जाएगा। आर इज डायरेक्टली इक्वल टू ए की पावर 1/3 हो जाएगा, और यहाँ पे r इज इक्वल्स टू में r नॉट a की पावर 1/3। ठीक है भैया, इसे कहते हैं इंपीरियल कांस्टेंट। ठीक है भैया, और इसकी वैल्यू क्या होती है भैया, तो 1.2 फर्मी, बोले तो 10 की पावर -15 मीटर, ये r नॉट की वैल्यू है, और गारंटी दे रहा हूं इसके ऊपर। ठीक है भैया, ये गारंटी है मेरी कि इसके ऊपर पक्का 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली क्या होगा, पूछा जाएगा। 1 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाएगा। ठीक है, ठीक है, अरे यार तू भी यार, आप बैठे बाहर मत जाइए, बैठे अंदर। देखिए भैया, भैया तो इसलिए ध्यान रखना, एटॉमिक रेडियस को पक्का पढ़ लेना। ठीक है भैया, इसके ऊपर जो टुच्चे 2-3 क्वेश्चन करा रखे हैं। अगला टॉपिक बोल भाई, न्यूक्लियर डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। किसका मास, किसका मास, न्यूक्लियर डेंसिटी की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर डेंसिटी की बात, न्यूक्लियस का मास, वॉल्यूम किसका, हाँ ठीक है भैया। तो डेंसिटी क्या होता है भैया, जिसका मास उसी का, बैठिया भी, अबे मारूंगा, मतलब मारूंगा, पीटेगा तू आज। जिसका, देखिए भैया, जिसकी भी डेंसिटी निकालने आ रहा है तो उसी का मास रखना, उसी का वॉल्यूम रखना है भैया। तो न्यूक्लियस का मास कैसे निकलेगा, तो भैया आपको बता दूं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं भैया, ए, और एक न्यूक्लियन का मास कितना है, स्मॉल m, तो कुल मास क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियन इनटू में एक न्यूक्लियन का मास। ठीक है, चल वॉल्यूम क्या होता है भैया, तो भैया स्फीयर होता है न्यूक्लियस, 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है भैया, 4/3 पाई आर। आर क्या होता है भैया, बोल, फंस गया ना अभी एक होकर इंसाफ 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 चल, अब कमजोर लड़का, हाँ नोटिया नोटिया लिया, हाँ हाँ सेम मानते हैं। ठीक है, ओए तो भैया देखिए आर की वैल्यू क्या होगी बेटा, देख अभी बताया था, आर नॉट ए की पावर 1/3, अभी बताया था आपको, देखो आपने गलत बोला ना। ठीक है, तो भैया देखिए ए एम इक्वल्स में क्या होगा, 4/3 पाई, आर की वैल्यू क्या भैया, आर नॉट ए की पावर 1/3 का होल क्यूब। तो बेटा ये क्या होगा, ए एम अपॉन में
4/3 पाई आर नॉट क्यू ए हो गया। ए से क्या हुआ, कट मर गए। एम क्या भैया, मास ऑफ सिंगल न्यूक्लियन। एक न्यूक्लियन का मास क्या होता है, एक न्यूक्लियन का मास क्या होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 साल है। 4 बैठिया जान से मार दूंगा। 31 किलोग्राम। आए आए चुप हो जा। 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 गुणे में आर नॉट क्या भैया 1.2। अरे इलेक्ट्रॉन सॉरी माय मिस्टेक, समय गलती नहीं। क्यों ओए सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ओ इधर देख, सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 2.3 गुणे में 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है और ये हर न्यूक्लियस के लिए क्या होती है भैया, कांस्टेंट होती है। कि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आया भैया कि बताइए लिथियम की डेंसिटी क्या होगी, लिथियम के न्यूक्लियस की डेंसिटी ये होगी भाई, ये होगी। क्यों? क्योंकि भैया वॉल्यूम बढ़ा, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। मतलब दोनों का रेशियो क्या है, फिक्स है। रेशियो फिक्स आएगा ना, जब दोनों ही बढ़ रहे हैं तो रेशियो क्या होगा, फिक्स आएगा। ये भी बढ़ रहा है वो भी बढ़ रहा है, दोनों का रेशियो क्या है भैया, फिक्स है। फिक्स है तो मतलब डेंसिटी हर सब एटम के लिए क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसलिए ध्यान रखना, चाहे किसी के लिए पूछी जाए डेंसिटी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसकी वैल्यू ये रहती है, याद कर लेना 2.3 गुणे में 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगला बोल भाई, इलेक्ट्रोवोल्ट। देखिए भैया क्या है, देखिए भैया जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में या किसी भी पोटेंशियल भैया, देखिए भैया ये ध्यान दीजिए, ठीक है भैया, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है भैया, तो जब आप ये देखिए इधर क्या है भैया, प्लस है, ये क्या है भैया, माइनस है। तो जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो भैया क्या होगा भैया, इसके ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स लगेगा तो ये एक्सिलरेट करेगा, और एक्सिलरेट करेगा तो उसके अंदर क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी आएगी। और उस काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखते हैं भैया, ई इंटू में वी, ई इंटू में वी। फोन क्यों नहीं किया, ठीक है? तो उसमें गाना कैसे आ रहा था? भैया तो जब आप इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल में छोड़ते हो, पोटेंशियल डिफरेंस में छोड़ते हो, तो वो क्या करता है भैया, फोर्स एक्सपीरियंस करता है वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, और वो एक्सिलरेट करता है। उसके पास जो एनर्जी आती है उसको इलेक्ट्रोवोल्ट की टर्म में इस तरीके से लिखा जाता है। एक इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर में 1.6 गुणा 10⁻⁻19 जूल होता है। क्या होता है भैया, 1 इलेक्ट्रोवोल्ट बराबर में इतना होता है। ठीक है भैया, दूसरा मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट। मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में एक बड़ी यूनिट है, ठीक है भैया, और इसी का यूज करेंगे। तो मेगा बोले तो क्या होता है, 10 की पावर क्या की, मेगा मतलब क्या होता है, आजा 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 आजा, मेगा नहीं 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 नहीं, आजा 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 आजा, मैं वो तो बहुत मारूंगा। नहीं यार, इनको भी नहीं छोड़ा मैंने। आजा आजा, मैं 1 हफ्ते से अभी तू ओए, तो भैया चलो अभी ये वाला नहीं पूछ रहा। मेगा मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6। ओए मेगा मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रोवोल्ट मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। तो भैया क्या हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में इतना जूल एनर्जी होती है। 1 इलेक्ट्रोवोल्ट में इतनी जूल, 1 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट में इतनी जूल एनर्जी। इससे ध्यान रखना भैया कि इलेक्ट्रोवोल्ट क्या होता है भैया। तो भैया जब भी किसी भी इलेक्ट्रॉन को पोटेंशियल डिफरेंस में रखा जाता है तो एक्सेलरेट करता है, एक्सेलरेट करके उसके पास काइनेटिक एनर्जी आती है। वो एनर्जी क्या होता है, ईवी के बराबर होती है। ठीक है भैया, चलो क्लियर है भैया सबको? है? अगला बोलो भैया, न्यूट्रॉन। भैया क्या है न्यूट्रॉन, क्या है ये? न्यूट्रॉन एक तरह का पार्टिकल है। देखिए भैया जब भी आपको अगर
आप जानना चाहते हो कि भैया किसकी खोज किसने की, तो एक फॉर्मूला याद रख लो, ईटा पर नाचे मोर। देखिए भैया, ईटा पर नाचे मोर, ईट पर, अब देख, ई इलेक्ट्रॉन, टी मतलब टॉमसन, टॉमसन, ठीक है भैया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी भैया? टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने? हाँ टॉमसन ने की थी, टॉमसन ने। टॉमसन जो भी है, क्या दिक्कत है, ठीक है, बस चुप रहा। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। किसने की थी भैया? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। किसने की थी भैया? ये आसान सा तरीका है, आप याद कर सकते हो। हाँ तेरी ये ठीक है। भैया चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ठीक है। न्यूट्रॉन की बात करते नहीं, अभी पूछूंगा न्यूट्रॉन। ये शर्मा आ जाओ। न्यूट्रॉन 5 प्रॉपर्टी बैक टू बैक बगैर रुके बता दे। न्यूट्रॉन की 5 प्रॉपर्टी। न्यूट्रॉन की 5 प्रॉपर्टी बैक टू बैक बता दे। आजा, नहीं बता पाएगा, आजा मार खा ले। ये यस है, देख लो सकल। चल 5 प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या है? न्यूट्रॉन इज अ चार्जलेस पार्टिकल। न्यूट्रॉन के पास किसी प्रकार का कोई भी चार्ज नहीं होता। जिसके पास, चुप हो जा, जिसके पास चार्ज नहीं है उसके पास स्पेसिफिक मास रेशियो नहीं होता। चार्ज अपॉन में मास के रेशियो को हम चार्ज रेशियो, स्पेसिफिक मास रेशियो भी कहते हैं। चार्ज नहीं है तो स्पेसिफिक मास रेशियो नहीं होगा। दूसरा, ये पार्टिकल किसी प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनाता, ये बनाता है मैटर वेव। क्या बनाता है भैया? केवल, ठीक है भैया, जिसके पास मास होता है, नैनो पार्टिकल होता है, वो हमेशा मैटर वेव बनाता है। अगला, ये ना तो इलेक्ट्रॉन के साथ और ना ही, ये ना ही इलेक्ट्रॉन के साथ और ना ही प्रोटॉन के साथ, किसी प्रकार के साथ, किसी प्रकार की फील्ड के साथ किसी प्रकार का इंटरेक्शन नहीं करता, ठीक है भैया। इसका यूज होता है न्यूक्लियस रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, उसको इनिशिएट करना, स्टार्ट करना। क्या होता है भैया? बड़ा एटम है, फिजन प्रोसेस स्टार्ट करना, फिजन प्रोसेस, ठीक है भैया। ये एटम है भैया, यूरेनियम है, यूरेनियम अभी थोड़ा क्या है, स्टेबल है, ठीक है भैया, स्टेबल है। मैंने क्या किया? न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट कर दी। न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट क्यों करता हूं भैया? क्योंकि न्यूट्रॉन के पास किसी प्रकार का चार्ज नहीं होता, इजीली क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर जा सकता है। प्रोटॉन को नहीं छोड़ सकता क्योंकि प्रोटॉन के पास चार्ज पॉजिटिव होता है और न्यूक्लियस के पास भी चार्ज क्या होता है भैया? पॉजिटिव होता है, तो वो न्यूट्रॉन नहीं जा सकता। इसलिए हम क्या करते हैं भैया? न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट यूरेनियम की न्यूक्लियस पे कराते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस क्या होती है भैया? भारी हो जाती है, और इस भारी न्यूक्लियस की वजह से न्यूट्रॉन क्या होता है, सॉरी, यूरेनियम क्या होता है? टूट जाता है, और इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस। क्या कहते हैं भैया? तो किसी भी न्यूक्लियर प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हम न्यूट्रॉन का इस्तेमाल करते हैं। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैंने लिखवा रखा है। आगे बढ़ते भैया, न्यूक्लियर फोर्स है ना, न्यूक्लियर फोर्स। भैया देखिए भैया, हमारे पास बेसिकली कितने टाइप के फंडामेंटल फोर्स है? 4 टाइप के फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है भैया। उन सारे फोर्सेस में सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है वो है भैया आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है भैया। खैर इसकी थ्योरी, इसका कंसेप्ट जो है वो आपका क्वांटम फिजिक्स के अंदर आएगा कि क्यों लगता है, कैसे लगता है। मेरी बात पे ध्यान नहीं है भाई, ऑनलाइन बुला के फिर मारूंगा ढंग से, ठीक है, हाँ ठीक है भैया। तो भैया इसका जो कंसेप्ट है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्यों लगता है, एक पार्टिकल होता है जिसका नाम होता है ग्लूऑन। क्या होता है भैया? ग्लूऑन, ठीक है भैया। ग्लूऑन पार्टिकल की वजह से ये न्यूक्लियर फोर्स आता है। खैर अभी हम इसके बारे में बात नहीं कर रहे, आपके लेवल पे है भी नहीं। क्वार्क होता है, मीजोन होता है, पाइजोन होता है, ठीक है भैया। बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, ठीक है भैया, उनकी वजह से ये फोर्स अराइज होता है। खैर ये क्वांटम फिजिक्स के अंदर है, अभी आपको नहीं करना, ठीक है भैया। अभी जो करना है ध्यान रखना भैया कि न्यूक्लियर फोर्स फंडामेंटल फोर्स है, ठीक है भैया, जो कि इस ब्रह्मांड में जितने भी 4 फंडामेंटल फोर्स है उनमें सबसे क्या है? तगड़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स है 10 की पावर 38 गुना, 10⁻38 टाइम्स क्या भैया? ये स्ट्रॉन्ग है, ठीक है भैया। न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है भैया? दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड, न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है भैया? सेम रहता है। लेकिन प्रोटॉन के बीच में लगने वाला न्यूक्लियर फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है भैया? थोड़ा वीक रहता है। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन के बीच में थोड़ा रिपल्शन भी होता है,
ठीक है भैया, जिसकी वजह से नेट वैल्यू क्या होती है भैया, थोड़ी कम हो जाती है। ठीक है भैया, और हाँ शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, बहुत छोटे लेवल पे लगता है, जैसे ही बड़े लेवल पे करता हूं तो ये क्या होता है भैया, बहुत वीक हो जाता है, इसका बाप बन जाता है कुलाम्स लॉ ऑफ कुलाम्स फोर्स। कुलाम जो फोर्स है ना भैया, रिपल्सन वाला फोर्स, वो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ठीक है भैया, तो छोटी, इसीलिए छोटी न्यूक्लियस क्या होती है भैया, छोटी होती है, छोटी होती है, और छोटी होगी तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और न्यूक्लियस को ज्यादा तगड़े से पकड़ के रखेगा। ठीक है भैया, लेकिन जैसे न्यूक्लियस बड़ी होने लगती है, साइज बढ़ा जाता है, तो न्यूक्लियर फोर्स की रेंज तो छोटे रेंज पे होती है ना, तो इसलिए बड़े न्यूक्लियस पे ज्यादा अच्छे से अप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए बड़ी न्यूक्लियस क्या होती है, टूटती है, जिसे हम रेडियो एक्टिविटी भी कहते हैं, पढ़ेंगे आगे, खैर थोड़ा बहुत तो पढ़ाऊंगा, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है भैया, मजा नहीं आता बगैर उसके। ठीक है, इस चैप्टर में आगे बोल, मास डिफेक्ट क्या होता है भैया, देखिए भैया, अगर हम बात करें ऐसा कुछ ऐसा कि, ठीक है भैया, आप मान लीजिए 10 न्यूक्लियन है हमारे पास, क्या है भैया, 10 न्यूक्लियन है, 10 न्यूक्लियन का मास जोड़ा तो कुछ मास आया। ठीक है भैया, कुछ मास आया, हमने मास को देखा, नोट किया, अब उन 10 को मिलाकर एक न्यूक्लियस बना दिया। क्या बना दिया भैया, न्यूक्लियस बना दिया। जब न्यूक्लियस बन रहा था तो वहां पे कुछ एनर्जी निकली, तो एनर्जी आई कहां से, खैर वो मास डिफेक्ट की बात बाद में करता हूं। तो जब हमने मास देखा, अलग अलग न्यूक्लियन का मास जब हमने निकाला था, जोड़ा था, और अब जब न्यूक्लियस बनी उसका मास निकाला, तो हमने देखा दोनों मास में कुछ अंतर है। न्यूक्लियस का मास क्या हो गया, कम हो गया, अलग अलग इंडिविजुअल न्यूक्लियन से के मास से न्यूक्लियस का मास क्या हो गया भैया, आपका कम हो गया। इसी अंतर को हम क्या कहते हैं भैया, मास डिफेक्ट कहते हैं। जितना ज्यादा मास डिफेक्ट आता है उतना ही ज्यादा क्या होता है भैया, एनर्जी उस वक्त रिलीज होती है, और उस एनर्जी को हम देते हैं इस वाले रिलेशन से, क्या है भैया, E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है भैया, तो भैया डेल्टा एम क्या है भैया, प्रोटॉन का मास, कितने प्रोटॉन होते हैं, जेड प्रोटॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन, किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, किसी न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन होते हैं, सुअर बना दूंगा मार मार के, इस बार यही बुलाऊंगा। ठीक है, जो ये प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन का मास हो गया कुल, और न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो बता हिमांशु, किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूट्रॉन होते हैं, आ जाओ, आ जाओ। कितने देख, क्या लिखा इसने, जल्दी आ जा, जल्दी देख, ए माइनस, आ जा, ये नहीं पता, ए माइनस जेड, ये क्या भैया, न्यूट्रॉन की संख्या। एक न्यूट्रॉन का मास क्या होता है, mn, ये प्रोटॉन का मास, ये न्यूट्रॉन का मास, ये क्या हो भैया, इंडिविजुअल कुल मास हो गया, जब वो अलग अलग थे, कंबाइन किया क्या बन गया भैया, न्यूक्लियस, क्या बन गया भैया, तो प्रोटॉन का इंडिविजुअल मास, न्यूट्रॉन का इंडिविजुअल मास, मतलब न्यूक्लियस बनने से पहले, माइनस न्यूक्लियस का मास जो होता है डिफेक्ट, किसी को तो भैया मास डिफेक्ट कहते हैं। ये हमेशा क्या आता है, एएमयू में आता है, क्या आता है भैया, एएमयू, क्या आता है भैया, एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट, या नॉर्मली हम यू से भी लिखते हैं। एक यू की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.67 इंटू 10⁻³ और 27 किलोग्राम। एक यू मतलब एक न्यूक्लियन का मास, एक यू का मतलब एक न्यूक्लियन का मास। अगर किसी भी एटम का मास 30 यू है, 30 यू है, तो इसका मतलब उसके पास 30 न्यूक्लियन है, और उनका कुल मास क्या होगा, 30 गुणे में दिस वैल्यू। ठीक है भैया, तो यू जब लगता है तो इसका मतलब आपको यू की वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपका मास आएगा। जो नंबर लगा होता है वो न्यूक्लियन को बताता है कितने न्यूक्लियन है, ठीक है, इतने न्यूक्लियन है। ठीक है भैया, तो ये इस तरीके से, और मास डिफेक्ट भैया काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी निकलती है भैया। जो एनर्जी होती है वो डेल्टा एम सी, क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है भैया, और उसका स्क्वायर कर दिया तो और बड़ा हो गया। ठीक है भैया, तो इस तरीके से मास डिफेक्ट निकलता है। मास डिफेक्ट ध्यान रखिए भैया, दोबारा बोलो, मैं एक बार ध्यान से सुनिए, मास डिफेक्ट ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा निकलेगी, जो निकलती है उसको बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, जितनी ज्यादा एनर्जी निकलेगी उतनी ज्यादा क्या होता है, बाइंड होता है, जितनी ज्यादा होता है टाइटली बाउंडेड होता है। ठीक है भैया, तो मास डिफेक्ट ज्यादा तो एनर्जी क्या निकलेगी, ज्यादा। जब एनर्जी निकलेगी ज्यादा तो स्टेबिलिटी क्या होगी भैया, ज्यादा। और जो बाइंडिंग एनर्जी कर्व है उसमें वो एटम कहाँ रहेगा, सबसे टॉप पे रहेगा। बाइंडिंग एनर्जी कर्व में जो सबसे टॉप पे एटम रहता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है। इसका मतलब जब न्यूक्लियस बन रही थी उसकी, तो वहां पर एनर्जी क्या निकली थी, ज्यादा निकली थी, सबसे ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। पर न्यूक्लियन वाला कंसेप्ट को भी बता रहा हूं मैं, टाइम है थोड़ा हमारे पास। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है, और सुन लीजिए भैया, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखिए भैया, मान लीजिए एक न्यूक्लियस बनी और उसमें निकली 100 जूल एनर्जी। क्या निकली भैया,
ये 100 जूल तो बाइंडिंग एनर्जी है। क्या है भैया? बाइंडिंग एनर्जी, मतलब कुल जो एनर्जी निकलती है न्यूक्लियस के बनते वक्त वो बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? तो भैया मान लीजिए 100 जूल निकली और उसके अंदर न्यूक्लियन मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या थी 10, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या थी 10, तो एक न्यूक्लियन ने कितनी एनर्जी रिलीज की होगी? 10 जूल पर न्यूक्लियन। कैसा है भैया? कुल एनर्जी जो निकली और कितने बंदे थे अंदर, कितने थे? 10 थे, कुल कितनी एनर्जी निकली? 100 जूल। तो 100 जूल डिवाइड बाय 10 क्या होगा? 10 जूल पर न्यूक्लियन। ये बाइंडिंग एनर्जी आएगी। क्या होगी भैया? और कोई भी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होने का मतलब ये होता है कि पर न्यूक्लियन के अंदर मास डिफेक्ट क्या है भैया? ज्यादा है। न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी भैया? स्टेबिलिटी क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। ठीक है भैया, समझिए भैया? तो ये इस तरीके से मास डिफेक्ट निकाला जाता है, एक बार वीडियो में देख लेना। फिर अगला है टॉपिक भैया क्या है? पैकिंग फ्रैक्शन। देखिए भैया पैकिंग फ्रैक्शन भी नॉर्मली क्या भैया, कितना पैकिंग फ्रैक्शन है, कितना टाइटली न्यूक्लियस बाउंडेड है एक दूसरे से, न्यूक्लियन कितना तगड़े से एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, ये पैकिंग फ्रैक्शन कहलाता है। अच्छा न्यूक्लियस कब ज्यादा तगड़े से होगी? कब न्यूक्लियस एक दूसरे से बहुत पास पास में होंगे, स्ट्रांगली अटैच्ड होंगे? जब मास डिफेक्ट क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है भैया? तो पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है भैया, ध्यान दीजिए भैया, ध्यान दीजिए भैया, पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है वो इनवर्स डायरेक्टली प्रोड्यूस होता है मास डिफेक्ट के। क्या होता है भैया? और आपको बताइए पैकिंग फ्रैक्शन की वैल्यू कम होती जाती है जब आपका ए क्या होता है? बढ़ने लगता है। क्या होता है भैया? बढ़ने लगता है। यानी पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू ए, तो पैकिंग फ्रैक्शन इक्वल्स में डेल्टा एम अपॉन में ए। ठीक है भैया? मास डिफेक्ट अपॉन में नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ना मास डिफेक्ट अपॉन में नंबर ऑफ न्यूक्लियन पैकिंग फ्रैक्शन को दिखाता है। पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा है तो इसका मतलब डेल्टा एम क्या होगा भैया? ज्यादा होगा। मास डिफेक्ट क्या है भैया? ज्यादा है। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल है, पैकिंग फ्रैक्शन ज्यादा होने का मतलब है न्यूक्लियस बहुत ज्यादा स्टेबल है, ये जल्दी से टूटेगी नहीं। समझिए भैया? पैकिंग फ्रैक्शन एक तरह से बाइंडिंग एनर्जी को ही बताता है कि भैया पैकिंग फ्रैक्शन उसी का ज्यादा होता है जिसके अंदर की बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है भैया? ज्यादा होती है। जो ने जब न्यूक्लियस बन रही थी तो इसका मतलब उसने ज्यादा एनर्जी रिलीज की होगी, क्योंकि डेल्टा एम ज्यादा है, डेल्टा यानी मास डिफेक्ट ज्यादा, यानी एनर्जी क्या निकली होगी? ज्यादा निकली होगी। स्टेबिलिटी क्या होगी भैया? ज्यादा होगी। जिसका पैकिंग फ्रैक्शन कम होता है इसका मतलब डेल्टा एम कम है, इसका डेल्टा एम कम है। डेल्टा एम कम होने से सीधा रिलेशन किसका होता है? एनर्जी का। यहाँ पे एनर्जी भी क्या निकली है? कम निकली है। ठीक है भैया? अगले बोलिए। बाइंडिंग एनर्जी बता दिए भैया क्या होता है भैया? मास एनर्जी अराइज ड्यू टू मास डिफेक्ट, वो एनर्जी जो मास डिफेक्ट की वजह से आते हैं उसे हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। ग्रेटर दी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, समझिए ना? पर न्यूक्लियन, पर न्यूक्लियन का मतलब होता है मान लीजिए कोई बिजनेस सेटअप किया और हमने 4 बंदे थे, 4 बंदे ने मिलाकर क्या किया भैया? 20 लाख रुपए इकट्ठा किए, तो पर हेड कितने रुपए होंगे? 5 लाख, यानी 5 लाख पर बंदा। ऐसे ही एक न्यूक्लियस बनी, उसमें 100 जूल एनर्जी निकली और जो न्यूक्लियन की संख्या थी वो क्या थी भैया? 4 थी, तो कितनी एनर्जी हर न्यूक्लियन को अपनी कंट्रीब्यूट किया होगा? 25 जूल पर न्यूक्लियन। तो भैया जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, देखिए बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि स्टेबल होगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। बाइंडिंग, देखिए एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए भैया एक एटम है, उसने 100 जूल एनर्जी निकाली, ठीक है भैया, लेकिन उसके अंदर न्यूक्लियन कितने थे? 10। कितने थे? तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या होगी? 10 जूल पर न्यूक्लियन। क्या होगी भैया? एक एटम है, उसकी न्यूक्लियस जब बनी तो उस वक्त बाइंडिंग एनर्जी कितनी एनर्जी निकली? कितनी भैया? 50 जूल। कितनी निकली भैया? लेकिन उसके अंदर जो न्यूक्लियन की संख्या है वो क्या है भैया? 2। क्या है? देखिए बाइंडिंग एनर्जी किसकी ज्यादा है? 100 जूल वाले की ज्यादा है और इस 50 वाली कम है, लेकिन स्टेबल ज्यादा कौन होगा? 2। 50 डिवाइड बाय 50 जूल डिवाइड बाय 2 करोगे तो 25 जूल पर न्यूक्लियन आएगी। जहां पर 25 जूल पर न्यूक्लियन है इसका मतलब यहाँ पे मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन के अंदर ज्यादा आया होगा, यानी ये न्यूक्लियस ज्यादा स्टेबल होगी और वाली कम स्टेबल होगी। खैर आज इतना ही करते हैं, टाइम खत्म हो गया। आप लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, मिलते हैं अगली क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ऐसे कोई लगाएगा ऐसे बाहर, चलो कपड़े सुन, यही कल मैं खुद भेज दूंगा। कल मैं खुद भेज दूंगा। अब तुम्हारी बात खत्म होगी।